देखिए, समय के साथ-साथ हम लोग जिस हिसाब से कोयले का उपयोग किए हैं, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कोयले के जलाने से बहुत प्रदूषण भी किए हैं। अगर हमने कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई है तो हमने पूरी दुनिया को परेशान भी किया है। कोयला वही है जो आज पूरी दुनिया में लगभग 60% से अधिक, या भारत में कहिए लगभग 58% के आसपास विद्युत निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिस कोयले से निर्मित विद्युत को आप लोग तापीय संयंत्रों में प्रयोग कर विद्युत निर्माण का कार्य करते हैं। एक तरफ जहां आपको कोयला इतनी ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ यह कोयला आपके लिए विनाश भी है, क्योंकि इसी कोयले के जलने से CO2, SO2 और नॉक्सेस जैसे गैसें निकलती हैं, जो आपके लिए नहीं पूरी दुनिया लिविंग जरे जितने भी जीव जंतु हैं जो जिंदा हैं सबके लिए समस्या है। कि एकदम वही रिलेशन है। आपको मैं बता दूं, अगर आप पर्यावरण को डिस्टर्ब करेंगे तो पर्यावरण आपको डिस्टर्ब करेगा। इसी कोयले की जो समस्या है उसका निदान दिलाने के लिए वही कोयला जो भारत में कम गुणवत्ता वाला है, उसको और गुणवत्ता वाला किसी दूसरे रूप में उसको तैयार करने के लिए समय के साथ एक नई प्रक्रिया, समय के साथ एक नई तकनीकी जो है विकसित हो रही है। और इस तकनीकी को लेकर यहाँ तक कि है हमारे जो मिनिस्टर हैं वो भी काफ़ी हद तक इसको क्या कर रहे हैं, इसको काफ़ी तरह से उत्प्रेरक की तरह से, काफ़ी ज़्यादा कैटलिस्ट की तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो आइए दोस्त, मैं डॉक्टर रवि अग्रही आप सबका इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी स्वागत करता हूं। अनअकैडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रही है। मैं आपको साइंस, टेक और एनवायरनमेंट पढ़ाता हूं। मैंने PhD IIT दिल्ली से की है। मेरा एक संस्था है जो गोरखपुर में फेस टू फेस मेरी क्लासेस चलती हैं, वहाँ के मैं संस्थापक हूँ, पूर्वांचल IAS गोरखपुर। साथ ही साथ साइंस और टेक और एनवायरनमेंट की कक्षा पढ़ाता हूँ। IIT दिल्ली से PhD किया हूँ, DST के साथ मिलकर कुछ काम किया है, रिसर्च साइंटिस्ट भी रहा हूँ। 18 वर्षों में पठन पाठन का कार्य किया है। UPSC के लिए 1000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी कुछ किताबें हैं जो विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण में छपती हैं। मैग्रा हिल में, और भगवान की दया से, आशीर्वाद से और आप सबके स्नेह से आज ये भारत में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तिका की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं। ये जो PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यहाँ टेलीग्राम पे उपलब्ध है। टाइम बर्बाद ना करें, सीधे यहीं से डाउनलोड कर लें। अनअकैडमी के इस प्रोफाइल से मेरे सारे के सारे लेक्चर आप मुझे सुन सकते हैं। मैं आपको अनअकैडमी के प्लस पर यहीं पर पढ़ाता हूँ विज्ञान एवं तकनीकी और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के साथ जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। मेरे कोड जो है पासकोड रवि UPSC है, इसको यूज कर लीजिए। इसमें आपको कोर्स ज्वाइन करते समय आपको मदद मिलेगी। ये UPSC CSC का एक कॉम्बैट है जो आपको कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे कराया जा रहा है, जहाँ पर एक तरह से इवैल्यूएशन है जो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। जो 26 दिसंबर को पीछे गुजर चुका है और अगला 2 जनवरी को 11 बजे ये हो रहा है, इसको मिस ना कीजिएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में टेस्ट है, आप सब इसको इवैल्यूएट कीजिए और रैंकिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप, हिंदी भाषा में वजीफा भी कहते हैं उर्दू भाषा में, ठीक है, आपको दिया जा रहा है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो बेनिफिट मिलना होगा वहां पर आपको इस नाम से मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो आपके UPSC सिलेबस पर आधारित है। जो टॉप एजुकेटर आप देख रहे हैं वही एजुकेटर आपके टेस्ट पेपर सेटर होंगे और वही आपके इन पेपर की इवैल्यूएशन डिस्कशन वीडियो के साथ आपको दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको पता चल जाएगी। और अनअकैडमी पे आप जानते हैं विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी अधिक मात्रा में विद्यार्थी एक साथ आएंगे और आप इनको इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप पूरे भारत में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण में। पहले हम आपको बता दें मित्र, जब आप कोयला को जलाते हैं तो कोयला आपको देता है विनाशकारी गैसों का निर्माण। लेकिन जहां विनाशकारी गैसें CO2, SO2, नॉक्सेस जैसी निकलती हैं, वहीं दूसरी तरफ उस कोयले की ऊष्मा से, उसकी हीट से आप बनाते हैं क्या, विद्युत निर्माण का कार्य करते हैं। तो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं कि जहां पर कोयले से विद्युत निर्माण में जो तरीका आप लगा रहे हैं, जहां बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, CO2, SO2 नॉक्स बन रहे हैं, अगर इसका एक विकल्प आपको दे दूं तो विकल्प में क्या फ़ायदा है? विकल्प में फ़ायदा यह है कि जो ऊष्मा आप यहाँ पे बना रहे हैं कोयले से, उससे कई गुना अधिक मिल जाए, उससे कई गुना अधिक ऊष्मा मिल जाए। और दूसरा, जो आप कोयला निकाल रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है, आपको ऐसा तरीका दे दें कि प्रदूषण भी ना हो, तो मिला जुला के तो ये तो कोयले की मदद से एक ऐसी चीज़ तैयार हो रही है जो कोयले की अपेक्षा कई गुना अधिक ऊष्मा दे रही है, और दूसरी तरफ कोई प्रदूषण भी नहीं आ रहा है। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर होगी कि नहीं होगी। उसी बेहतरी के लिए मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, उसी बेहतरी के लिए जो सरकार लेकर आ रही है, मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, एनर्जी मिनिस्ट्री लेकर आ रही है, वो यही कोयल गैसीकरण और द्रवीकरण है, जिसके पीछे लॉजिक ये है।
आपको पता है जब हम लोग ईंधन यूज में लाते हैं, आपको स्टैटिक क्लासेस में मैं बार बार पढ़ाया हूं कि जब मैं आपको ऊर्जा स्टार्ट करता हूं तो मैं आपको कैलोरीफिक मात्रा पढ़ाता हूं। सुने होंगे, मैं आपको कैलोरीफिक मात्रा पढ़ाता हूं। कैलोरीफिक मात्रा क्या होती है? किसी एक निश्चित वैल्यू में, मान लीजिए 1 ग्राम आप ईंधन ले लीजिए, किसी 1 ग्राम ईंधन में जो 1 ग्राम ईंधन जलता है, एक कोई यूनिट ले लीजिए, है ना, उस ईंधन में निकलने वाली जो ऊष्मा या ऊर्जा होती है उसको कैलोरीफिक मात्रा कहते हैं। कैलोरीफिक मात्रा को जो क्रम होता है, सबसे पहले आता है कोयला, सुनिएगा, उसके बाद आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना, पेट्रोलियम को हम पेट्रोलियम लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, पेट्रोलियम लिख दिया, ठीक है। पेट्रोलियम के बाद आता है एलपीजी, एलपीजी के बाद आता है सीएनजी, सीएनजी का सीएनजी आता, ओहो चल जाओ भाई, है ना, सीएनजी के बाद आता है हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, पता है ऊपर से नीचे अगर जाते हो, ऊपर से नीचे अगर जाते हो तो कैलोरीफिक वैल्यू का मान बढ़ता है, यानी ये कह लो कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है और हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा। ये कहने का मतलब है कि अभी सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में आपको पता होगा मीथेन जलता है। तो अगर हम तुमसे ये बताओ, अगर हम कोयला पूछे और तुमसे सीएनजी पूछे ये बताओ बंधु, ये बताओ मित्र कि इन दोनों में ऊष्मा किसमें ज़्यादा, आपको बोलोगे सर सीएनजी में, क्योंकि अभी आप बता रहे ऊपर से नीचे जाने पर कैलोरीफिक मात्रा बढ़ती है। 1 ग्राम कोयला 1 ग्राम सीएनजी में सबसे ज़्यादा ऊष्मा कौन देता है? सीएनजी वाला मीथेन। तो अब आपको ये समझ में आया, अगर हम आपको एक ऐसा तंत्र बता दें, एक ऐसा मंत्र बता दें, एक ऐसी तकनीकी बता दें जिस तंत्र मंत्र और तकनीकी से कोयले को हम मीथेन में परिवर्तित कर लें और उस मीथेन को जला, अब बोलोगे सर ये तो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हो जाएगा सर, ये तो बहुत बड़ा वरदान हो जाएगा सर, इस तकनीकी को तो वाह वाह हो जाएगा सर। और वहीं जहां कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, वो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता कम है, उसी से अगर मीथेन टाइप की गैसें और हाइड्रोजन टाइप की गैसें बनकर और उनको जलाया जाए तो यहां पर कई गुना अधिक ऊष्मा मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी, और दूसरी तरफ प्रदूषण भी गैसीय ईंधन वाले जो होते हैं काफी हद तक कम देते हैं, इसीलिए गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों को हरित ईंधन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए मित्र, हमने आपको शुरुआत में ही सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़िए और इधर आइए। आपको मैं बताऊं कि सच्चाई बताऊं तो आपको मैंने पूरा ही समझा दिया वहां पर, अब लगे हाथों, क्योंकि हिंदी विद्यार्थियों को होता है कि भाई सर हमको ना पीपीटी भी हिंदी में दीजिए, तो लीजिए हिंदी में। तो कोल गैसीकरण और द्रवीकरण की बात करते हैं। देखिए यहां पर जो भी कार्बन आधारित कच्चा माल है, कच्चा माल कैसे कोयला वगैरह है, इस कोयले वगैरह को ईंधन गैस में परिवर्तित कर दीजिए। तरीका हम आपको बता दिए हैं, तरीका क्या है? गैसीकरण की प्रक्रिया है। अब आप पूछोगे कि सर गैसीकरण की प्रक्रिया कैसे करते हैं? एक काम करो तुम लोग, एक कंटेनर में कोयला ले लो, एक कंटेनर में क्या ले लो? कोयला ले लो। तो अंदर क्या होगा? कोयला हो गया। इस कोल को क्या करो तुम लोग, देखो उच्च तापमान पर और उच्च प्रेशर पर, ठीक है, तापमान कितना है? लगभग 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंटेन कर लो और दबाव करीब 1200 psi तक मेंटेन कर लो। इसके अंदर तुम ये 2 कंडीशन रख दो कोयले को डालकर, और उसके बाद अंदर की तरफ ऑक्सीजन वगैरह का जो है एक नियंत्रण रखो, अंदर ऑक्सीजन वगैरह को एक नियंत्रित मात्रा में रखो, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर इन कंडीशनों में जो गैस निर्मित होगी उस गैस को कहते हैं मित्र सिन गैस, हिंदी में सिंथेटिक गैस कह लो। इस सिन गैस का निर्माण होता है। अब अगर हम पूछें, देखो इस प्रक्रिया के द्वारा जब कोयले को इन सब प्रक्रिया से गुजारते हो तो जो सिन गैस मिलता है उसमें कौन कौन गैस हैं? तो उनके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उनके अंदर होता है हाइड्रोजन, उनके अंदर होता है मीथेन, उनके अंदर होता है नाइट्रोजन, उनके अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तुम लोग बोलोगे दोस्त कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, सर नाइट्रोजन भी थोड़ा बहुत प्रदूषण है, और सर कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रदूषण है। अच्छा ये बताओ, ये 2-3 प्रदूषण है, तो ये 1 और 2 ये जो हाइड्रोजन और मीथेन है ये तो प्रदूषण नहीं है ना मित्र। आप हाइड्रोजन और मीथेन को जलाइए, इसको क्या करें सर, इसको हवा में ना निकलने दो। काहे नहीं निकलने दोगे? क्योंकि इसमें क्या होता है, जिस जगह प्रक्रिया कर रहे हो वहीं पर सिन गैस में चीज आ रही है ना, तो तुम एक काम करो, स्क्रबर होता है जो अवशोषित कर लेता है, उनको लगा दो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को रोक ले, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रोक ले, तो हवा में नहीं जाएगा। और तुम इनमें से क्या करो, तुम अपना मीथेन और हाइड्रोजन निकाल लो और मीथेन और हाइड्रोजन को ले जाके जला लो, और जलाकर क्या करो, जैसे कोयले से है ना, जैसे कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मीथेन से बना लेंगे। अब तुम लोग पूछोगे सर ये बताओ कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं? कोयले से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम लिए कोयला, ये देखो ये हमने लिए कोयला, हमने ले लिया कोयला, कोयले को ये नीचे हो गया कोल, जैसे कोयला जलाए बना ऊष्मा, उसको हम ले लिए प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में डाल दिए जल, जैसे ऊष्मा कोयला वाला इस प्रेशर कुकर को मिला, पानी गया खौल, पानी गया खौल, जैसे पानी जाएगा खौल निकलेगा क्या, ऊष्मा बहुत तगड़ा स्टीम का प्रेशर, जैसे
पानी खौलेगा स्टीम का प्रेशर निकलेगा। हम एक मॉडल बनाकर तुमको बता रहे हैं, जब तक है कोयला तब तक है विद्युत कैसे, ठीक है। जब तक है कोयला तब तक है पानी खौला, जब तक है कोयला तब तक है पानी खौला, जब तक है पानी खौला तब तक निकला स्टीम का प्रेशर। इस स्टीम को प्रेशर को ले जाओ, ले जाके टरबाइन में लगा लो। टरबाइन चक्की होती है, जैसे प्रेशर आएगा टरबाइन घूम जाएगा। और फिजिक्स जो लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, जैसे टरबाइन घूमेगा यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा जनित हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल ऊर्जा और मैकेनिकल एनर्जी। यहीं लगा लो तुम डायनमो, यहीं लगा लो तुम जनरेटर। ये डायनमो और जनरेटर ऐसे यंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, इसी टरबाइन के मैकेनिकल ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया तुम्हारे पास विद्युत। और यहां पर विद्युत का सोर्स क्या रहा मित्र, विद्युत का सोर्स रहा तुम्हारा कोयला, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहीं पर इस कोयले की जगह हम मीथेन ले लें, और ये मीथेन कहां से आया है, ये मीथेन आया है कोयले के जलने से। तो सीधा आपको क्या मिला, कोयले के जलने से जो मीथेन आया, अब इस कोयले की जगह उस मीथेन को यूज कर ले। कोयला से जितना ऊष्मा निकलता मीथेन से उससे ज्यादा निकलता है। अभी हम तुमको पीछे बताए हैं, क्योंकि मीथेन का कैलोरीफिक मात्रा उससे ज्यादा होता है। कैलोरीफिक मात्रा क्या होता है भूल गए हैं, पीछे हम तुमको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गैस परिवहन बहुत सस्ता होता है। पहले चीज, कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, गैसों को ले जाओ, तो गैसी परिवहन बहुत सस्ता होता है। दूसरे अब गैसी ईंधनों देखो कितना सस्ता, नहीं परिवहन, सॉरी ये मैं कह रहा था, गैसी ईंधन जो होता है उसका परिवहन बहुत सस्ते में ज्यादा सस्ता पड़ता है। सबको पता है कि दिल्ली में देखिए सीएनजी कितना सस्ता पड़ता है। दूसरी देखिए स्वच्छ है, ये अच्छी तरह जलता है, प्रदूषण भी बहुत कम होता है। और यहाँ पर हम लोग जीवाश्म ईंधन पर निर्भर भी नहीं रहेंगे, है कि। और सुनो, जो पारंपरिक कोयला है ना, पारंपरिक कोयला है, उससे जो मीथेन की दक्षता होती कई गुना अधिक होती है, ठीक है, कई गुना अधिक होती है। और ये जो टरबाइन चला रहे हो, तो टरबाइन तुम यहीं चला लो। ये टरबाइन जो चल रहा है, अब तुम ऊष्मा जो है वो मीथेन से निकालो, मीथेन को जलाओ। काहे कोयला को जलाते हो, और मीथेन को कोयले से बना लो। क्या कमाल की चीज है ना, प्रकृति ने हमको दिया कोयला, प्रकृति ने हमको दिया कोयला, कोयला को जलाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाए, हो गया प्रदूषण। और दूसरी चीज जो हमारे पास कोयला है वो घटिया क्वालिटी का कोयला है। इस बारे में भी हमने आपको स्टैटिक में पढ़ाया है। ये क्वेश्चन 2021 के जब प्रारंभिक परीक्षा में आया था, तो आपसे क्या पूछा था, कोयले के राख में, है ना, कोयले के राख जो होता है भारत के कोयले से ज्यादा बनता है। ये बात एकदम ठीक है। जो कोयला गंदे तरीके से जलता है उसमें राख जो होता है वो ज्यादा बचता है, और जो कोयला अच्छे तरीके से जलता है उसमें राख कम होता है। ये तुम्हारे 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन भी आया हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है मित्र, तुम लोग कभी क्वेश्चन देखोगे नहीं, कोई बात नहीं, हम तुमको यहाँ आके दिखाएंगे और तुम्हारा दिमाग खोलेंगे क्वेश्चन पेपर कितना स्टैटिक और कंसेप्चुअल आता है, ठीक है। कोयले के राख से ये कहीं करंट अफेयर्स है, ये तो भैया 2010 में भी क्वेश्चन आया है, लो एक साल और आ गया कोयले के राख से। पर समस्या क्या है, ना पेपर देखोगे ना पेपर को समझोगे। और सुनो समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, अधिक दक्षता वाला मीथेन बनाकर उससे काम कैसे बनाएंगे, वो प्रेशर और टेम्परेचर भी हम आपको पीछे बताए हैं। अब देखो चुनौतियाँ क्या, चुनौतियाँ ये हैं कि जब हम कोयले से जब विद्युत ये सब मीथेन गैसीकरण कर रहे होते हैं, तो उसको साफ वाफ करने की वजह से जल में काफ़ी अशुद्धि आ जाती है और वो समस्या हो जाती है। अब सुनो, अब बात होती है कि कोयला गैसीकरण के बाद द्रवीकरण क्या होता है, कुछ नहीं है। एक काम करो तुम, इसको हम बोलते हैं CTL बोल लो, कोयले से लिक्विड का निर्माण करना, ठीक है। इस तकनीकी में क्या होता है, इसमें तुम क्या करो, जो तुम लोग दोस्त कोयला से ना मीथेन बनाए, सुनो, कोयला से जो मीथेन बना है, सिन गैस बना है। अगर हम उस मीथेन या सिन गैस को, अगर हम एक गैस है, ये क्या बना, गैस बना, अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, यानी अगर हम दबाव डाल दें और तापमान भी अगर मैनेज कर लें, ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि दबाव और तापमान पर ये मीथेन जो होगा वो डेंस हो जाएगा और यही मीथेन जाकर तुम्हारा डीजल और गैसोलीन बना लेगा। अब देखो, अगर जहां कोयला था उसी कोयले से मीथेन या सीन गैस टाइप की गैसों को लेकर जब उसको प्रेशराइज कर, तो एक बात बताओ, गैस को जब डेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। द्रव को और डेंस करोगे क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। इस तरीके से चलकर एक अच्छा विकल्प आपको मिल गया कि आप गैस से द्रव का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बताऊं, जो कच्चा तेल वेल का प्राइस वाइज जो बढ़ रहा है ना, कितना बढ़िया आपको मिल गया। आपके देश में कोयला है, कोयला अच्छी क्वालिटी का है नहीं, है ना। इसी कोयले को अच्छी क्वालिटी के मीथेन उसमें कन्वर्ट करके उसको ईंधन की तरह यूज कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी भी दूसरे कंट्री में कम हो जाएगी। और दूसरी चीज, कोयला आपके यहाँ अच्छा नहीं है, तो उस कोयले को इन ईंधनों में कन्वर्ट करके उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताऊं कि यहाँ पर इस प्रक्रिया में कोयले का गैसीकरण ही शामिल होता है। बस करते क्या है, जो भी सिंथेटिक गैस में जो चीजें आई हैं उत्पादन करेगा, वहां पर उच्च दबाव और तापमान को लेकर कोबाल्ट और लौह आधारित उत्प्रेरकों की मदद से तुम उसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर डीजल और गैसोलीन बना लो।
एक दिक्कत है तरलीकृत करने में, हम लोग को बता रहे हैं, जब हम इसको लिक्विफाइड करते हैं तो वहां पर ना CO2 काफी निकलता है, वहां पर SO2 काफी निकलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर CO2 और SO2 जैसी गैसें वहां कई गुना निकलती हैं तो यहां पर जो गैस कंटेनर में निकल रही है ना किसी जगह पे, इसको यहां अवशोषित कर लो, रोक लो, क्योंकि यहां तो सीधा ओपन तो निकल नहीं रहा है, इस कंटेनर के इस वाले पाइप से, इस वाले ओपनिंग से निकल रहा है। तो अगर एक ही जगह से गैस निकल रहा हो तो स्क्रबर लगा लो, स्क्रबर समझो जो उसको पोल्यूशन को अवशोषित कर उसकी मात्रा गैसों में कम कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं द्रवीकरण से लाभ क्या। देखो द्रवीकरण में लाभ ये है, एक तो ऊर्जा मिल जाएगी, बिजली स्टेशनों की तुलना में यहाँ पर जो अधिक अधिग्रहित किया जा सकता है ना, यहाँ ऊर्जा की मात्रा अधिक हो सकती है। दूसरी चीज बात बताऊं कि जो गैसीकरण की प्रक्रिया में कोयला सीधे जलाओगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, इस प्रक्रिया में जो हम निकालते हैं उसको हम कार्बन को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन को आसानी से स्टोरेज कर स्क्रबर की मदद से यहाँ जियो सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जियो सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि भूगर्भ में भी ले जाकर हम CO2 को डंप कर सकते हैं। तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वहां का CO2 वगैरह जो हम निकल के CO2 निकलेगा इन उपक्रमों से, वो सब हम यहां से ले जाके जमीन में काफी नीचे उसको दबा देंगे। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल सिक्वेस्ट्रेशन। जियो सिक्वेस्ट्रेशन पर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर 2015 में यूपीएससी ने 14-15 में यूपीएससी ने प्रश्न बनाया हुआ है, देखिएगा। तो कार्बन को ले जाकर जमीन के अंदर दबाना। वैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के और भी तरीके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है वातावरण से कार्बन को लेकर अवशोषित करना। ठीक है, तुम लोग एक काम भी तो कर सकते हो, पौधा लगा दो, तो पौधों का लगना भी तो एक तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। पौधा लगा है, CO2 अवशोषित कर लेगा, ये भी आप समझते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं क्या करंट अफेयर्स में न्यूज आया है। देखिए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने हाल ही में कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण पर एक वेबिनार किया। उन्होंने कहा कि भैया देखो 2030 तक आते आते हम लोग 100 मिलियन टन है ना कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखेंगे, जिसके लिए 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तैयार रखिएगा। और यहां पर देखो राजस्व हिस्से में भी 20% का रियायत देने की बात कर रहे हैं कि सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाने की कोशिश किया जाए। और यहां पर ऊर्जा, ईंधन, उर्वरकों के लिए भी, क्योंकि इन सब प्रक्रिया में यूरिया भी तैयार हो जाएगा और अन्य रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कहने का अभिप्राय है दोस्त कि एक इसका फायदा सिर्फ ईंधन ही नहीं है, इसके अलावा उर्वरक, यूरिया है ना और अन्य साधन भी होंगे। रसायनों के उत्पादन में भी इस तरह को हम प्रयोग में ला पाएंगे, इस तरह की तकनीकी को। तो ये पूरा का पूरा गैसीकरण द्रवीकरण रहा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते चलते हम आपको बता दें, मेरा साइंस एंड टेक प्लस इन्वायरमेंट का कोर्स अनअकैडमी पर लॉन्च हो चुका है। मैं आपको कम प्लस में क्लासेस लेता मिल जाऊंगा। विज्ञान तकनीकी 21 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अभी तक कुल 7 क्लासेस हुई हैं, करीब इसमें 100 क्लासेस जाएंगी तकरीबन। साइंस एनवायरमेंट को खत्म करना भी कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट हुआ है। इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आपको बताऊं फ्री टेस्ट सीरीज है जो चल रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी का स्टार्ट हो गया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इवैल्यूएशन आपको करना बहुत जरूरी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अनअकैडमी पर एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो मैं आप सबको बोलूंगा कोर्स लेते समय इसी को लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिलती है और भी ऑप्शन है, बट आई विल सजेस्ट मेंटरशिप जो आपकी प्लानिंग करता है, आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में हेल्प करता है और एजुकेटर्स के साथ जुड़ता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देती है। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लोन ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी 2022 और 23 के बैचेस शुरू हो रहे हैं 29 दिसंबर से। इन बैचेस के लिए मिशन 22, एक्सपेडिशन 22, मिशन 23, एक्सपेडिशन 23, ये डिफरेंट तरह बैचेस के नाम हैं। जिन बैचेस में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख लीजिए कौन से कोर्सेज में आप ज़्यादा सुटेबल हैं। पर मैं आपको हमेशा बोलूँगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट वन। अपार्ट ऑफ गाइज ये जो कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज को अपने ऑप्शंस के लिए भी ले सकते हैं। अप्लाई कोड मैं आपको बता ही चुका हूँ, रवि यूपीएससी इज द कोड। इस कोड को यूज कीजिए और यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% रिबेट भी मिल जाता है। यह है आपका पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको बोल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे पूरे के पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके सर, ये जो पीडीएफ है वहाँ पे अवेलेबल है और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है जहाँ पर मेरी क्लासेस आपको उपलब्ध मिल जाती हैं साइंस टेक एनवायरमेंट के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे साथ यहाँ जुड़े ही हैं और आपको पहले ही बता रहा हूँ कि साइंस टेक और इन्वायरमेंट को ढंग से कर लीजिए। इन 2 सब्जेक्ट में ही 30 से 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। क्वेश्चन आप हमारा क्लास कर लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, सुन लीजिए,
20+ क्वेश्चन आसानी से आप इन 2 विषयों में कर सकते हैं। रवि यूपीएससी कोड याद यूज़ कीजिए। और चलते चलते दोस्त मुझे सब्सक्राइब करना, अनअकैडमी पर घंटा बजाना, ये लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए मैंने आपको अनअकैडमी टेलीग्राम ग्रुप ही दिया है, वहाँ पर रहिएगा। और चलते चलते दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए उद्देश्य के साथ, कुछ नए सपनों के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।